राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है नवंबर में जो होना था वो हुआ है, जून की 30 तारीख को आखिरी दिन, इसे हुकूमत की कामयाबी कहें हम या नाकामी कहें? वो मैं तो यही कह सकता हूँ, कुफ टूटा खुदा खुदा करके। तो ये कामयाबी तो किसी सूरत नहीं है। आप देखें, हमारे 23 प्रोग्राम थे IMF के, 22 हमने कंप्लीट नहीं किए और ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। आपको पता है ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ये बीच राह में रह गया। ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है आपका और उसके तहत आपको 9 महीने में आपने ये करना है। तो उससे आप खुशखबरी इसको किस सेंस में लेंगे? हम पूरे प्रोग्राम में उनकी जो शराइत थी वो पूरी नहीं कर सके। 9 महीने में हमारे पास कौन सी ऐसी कोई कैपेबिलिटी आ गई है या कोई ऐसी सपोर्ट आ गई है या कोई हमने ऐसा कोई प्लान कर लिया है कि हम 9 महीने में वो कंडीशनैलिटीज़ पूरी कर सकेंगे? हमें अभी पता नहीं है कि जो मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंस एंड इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो होता है, MEFP जो होता है, वो क्या तय हुआ है इस 9 महीने के लिए। तो और ये दूसरा होनी भी आई थिंक कि 3 महीने के बाद है और अभी मिड जुलाई में जाके उन्होंने इजलास करके फिर फैसला करना है कि आपको ये पैसे बोर्ड अप्रूव करता है या नहीं करता। आई फील, बल्कि मुझे यकीन है कि हो जाएगा ये। लेकिन पहली ट्रांच के बाद दूसरी आप ट्रांच लेने के लिए क्या वो चीज़ें सारी कर पाएंगे? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जो सबसे दुख महसूस हुआ देख के, कोई पशेमानी, कोई परेशानी, कोई प्लान, कोई ऐसी चीज़ आपको एम्बैरेसिंग कोई चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि बड़ी लोगों को उधार लेके तो बढ़ के लगा रहे हैं बैठ के, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उसकी निस्बत IMF की प्रेस रिलीज आप देखते हैं, उसमें वो परेशानी नज़र आती है आपको, जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को होनी चाहिए, जो हमें होनी चाहिए, हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स को होनी चाहिए, वो वहाँ पर नज़र आ रही है। हमारे यहाँ वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अब आगे इलेक्शन में जाना है आपने, तो क्या आप ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसकी वजह से आपका ये 9 महीने का भी कंटिन्यू रहेगी या ये भी नामुकम्मल रह जाएगा बाकी आपके एग्रीमेंट्स की तरह जितने आपने किए हैं? तो उसके लिए बहुत बुनियादी चीज़ें करने की ज़रूरत है। 3-4 उन्होंने बड़ी मेजर चीज़ें की हैं। एक तो रोल ओवर की बात की हिलाली साहब ने, जैसे जो आप लोन डेट जो है उसको रोल ओवर करेंगे, फिर जो दूसरे मुल्कों ने आपको मदद देनी है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो एनर्जी सेक्टर है, उसका जो सर्कुलर डेट है, उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। उसके लिए आप प्राइस बढ़ा के करेंगे, लोगों का बेड़ा गर्क पहले कर चुके हैं। एवरेज 47 रुपीज़ यूनिट पड़ रहा है लोगों को, कैलकुलेट करके टैक्स वैक्स डाल के सारा। तो आप कहाँ 60 पे ले जाएंगे, 70 पे ले जाएंगे? लेकिन आपकी एफिशिएंसी जो है एनर्जी सेक्टर की, उसका आप क्या करेंगे? आपके पास 42,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 22-23 हज़ार डिमांड होती है, तो आप लोड शेडिंग कर रहे होते हैं। आपके पास ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आपने कैपेसिटी चार्जेस पे करने हैं, लेकिन आप बिजली क्योंकि तकसीम नहीं कर सकते, तो उसके पैसे किस तरह से कमाएंगे आप? फिर आप अगर तकसीम करते हैं तो उसमें से भी आप 100% रिकवरी नहीं कर सकते, तो किस तरह से ये चीज़ें ठीक होंगी? उसके बाद आपके आते हैं फिर आपका टैक्स बेस जो कहते हैं लीस्ट टैक्स जो सेक्टर्स हैं, उसको आप किस तरह से फिर टैकल करेंगे? उसमें आप हिम्मत कौन करेगा? आपने पिछले शब्बर जैदी साहब का कुछ दिन पहले इंटरव्यू सुना होगा कि प्रॉपर्टी के ऊपर जब टैक्स लगाने की बात हुई तो उस वक्त के आर्मी चीफ उनको किस तरह समझा रहे थे। फिर ये स्मगल चीज़ों के हवाले से आपने स्टेप्स लेने हैं, तो उसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? तो इतनी गंभीर सिचुएशन में मुझे नहीं लगता 9 महीने में ये जो भी उन्होंने एग्री किया है वॉट उसमें सिवाय इसके कि एक इम्पोर्ट पे बैन उठा दिया स्टेट बैंक ने जो उस दिन, तो उसके बाद ये थोड़ा सा कह स्मूथ हो गया। फिर जुनैरा साहब ने बिल्कुल सही कहा, प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल एफर्ट से ये हुआ है। तो अगली दफ़ा किसको एफर्ट करनी पड़ेगी? फिर क्या हमें कोई अमेरिका के सदर को फ़ोन करवाना पड़ेगा कि वो कहे IMF वालों को कि इनको कर दो लोन एक्सटेंड? तो इट्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आई डोंट थिंक कि हम पूरी कर पाएंगे शायद। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस मुआहदे का कोई मुस्बत ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा आवाम पर? देखिए, इसमें एक एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है जिससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन रुक सकती है, लेकिन वो भी क्योंकि डार साहब उसको डील करते हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी है, वो है डॉलर। अगर डॉलर की स्टेबलाइजेशन होती है तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे पड़ेगा कि चले डॉलर रुक गया कहीं पे, तो वो एक है। लेकिन वो भी क्योंकि डार साहब के होते हुए तो मुझे नहीं लगता कि डॉलर की प्राइस भी कोई आपके कंट्रोल में आएगी। उसकी जो स्मगलिंग हो रही है बाहर, उसको किसी तरीके रोका जा सकेगा, अभी तक तो नहीं रुकी। अच्छा। दूसरा ये कि आवाम के लिए पॉलिसीज़ जो आपने बनानी है बुनियादी तौर पे, उसके लिए क्या होमवर्क आपने अब तक किया है? कोई एक चीज़ मुझे बता दें। सिर्फ बयान देते हैं कि आम आदमी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस टैक्स से आम आदमी को कुछ नहीं होगा। आप जब टैक्स लगाते हैं, जिस तबके पे भी लगाते हैं,
जिस क्लास पे भी आप लगाते हैं तो उसका वो या तो बिजनेस क्लास है या वो बहुत बड़ा कोई आदमी है जिसके इक़्तिसादी तौर पे बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं, तो वो पास ऑन करता है। तो कैसे आप आम आदमी को उससे बचा सकते हैं? वो तो करेगा। दुनिया भर में जो एक तरीका है, जो दौलत की मुनसिफाना तकसीम तो उस तरह से नहीं होती, लेकिन एक तरीका किया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा लोग कमा रहे हैं उनको उसी तरह से टैक्स चार्ज किया जाता है ताकि वो दूसरे तबके में उसको तकसीम किया जा सके। जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, उनको दिया। IMF ने अपने प्रोग्राम में आपको सबसे ज़्यादा जोर इस पर दिया है कि जो आप BISP वगैरह है या इस तरह के आम आदमी की किस्मत बेहतर बनाने के लिए, उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उस पर आप इन्वेस्ट करें। फिर पाकिस्तान के अंदर यूथ बल्ज है, जॉब जनरेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी इंडस्ट्रीज अगर बंद हो रही हैं, आपके IT सेक्टर का हाल, या 3 दिन आपने इंटरनेट बंद किया, IT सेक्टर में कितना नौजवानों को नुकसान है जो काम कर भी रहे थे। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जॉब जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? जब लोग कमाएंगे नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं होगा और प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी, तो किस तरह से खर्च होगा? किस तरह से आपके बिजनेस ओवरऑल उसका एक कह ले के डोमिनो इफेक्ट आएगा। एक चीज़ अगर बंद होती है वो आगे से करते करते सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट करती है। एक्सपोर्ट की आप मिसाल ले लें, आपके यहाँ जो सियालकोट में जो लोग सर्जरी का इक्विपमेंट बनाते थे या स्पोर्ट्स का जो अभी करते हैं, फुटबॉल का ऑर्डर बंदा खुद जाके अपने मेहनत करके फीफा से लेता है। आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती बल्कि हर्डल्स पैदा करने की कोशिश करती है। इस तरह से आपके सर्जरी की एक्सपोर्ट है, इस तरह आपके टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। आपने क्या वैल्यू एडिशन की है अब तक? आप अपनी यील्ड ठीक नहीं कर पा रहे। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, इज इट सेफ फॉर नून लीग अब इस वक्त कि वो इलेक्शन में जा सके? क्योंकि बकौल उनकी अब यही वो जो परसेप्शन बना रहे हैं वो ये है कि जी हमने पाकिस्तान की नैया पार लगा दी है और डिफ़ॉल्ट से बचा लिया हमने पाकिस्तान को। आपको लगता है कि ये बिकेगा? ये देखिए, जो डिफ़ॉल्ट से बचाने वाली बात है, हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि ये इन्होंने खुद एक क्रिएट किया पहले एक परसेप्शन कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। अब कह रहे हैं हमने बचा लिया, हमने बचा लिया। तो ये खुद ही एक क्रिएट करते हैं चीज़, फिर उसके ऊपर पे बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तक इन्होंने बहुत एफर्ट किया मुख्तलिफ़ किस्म के बयानियाँ बनाने की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। अब इस स्टेज के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ें ये करते हैं जिससे अवाम को ये यकीन दिलाएं कि जी बड़े वो अवाम के दुख तकलीफ़ का उन्हें एहसास है, कोई ऐसा उनको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, तो IMF का जो अभी जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको वो स्पेस प्रोवाइड करता है। तो वो उसमें तो वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, दूसरी इलेक्शंस की जहाँ तक जो लग रहे हैं बज़ाहिर आसार, वो इलेक्शन कमीशन बड़ा एक्टिव हुआ है। उसने 18 जुलाई तक कहा है जी अपने इंतखाबी निशान ले लें पार्टीज़, हमें दरख्वास्त दे के कोई उनकी तरफ से थोड़ी सी एक्टिविटी नज़र आ रही है। वो भी मुझे होक सी लग रहा है कि मुझे कोई बहुत सीरियस काम वो भी नहीं लग रहा। बात यह है कि 2-3 सूरतों में इलेक्शन हो सकते हैं। PTI डिसाइड करे बाइकाट करने का, फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। PTI के बारे में यकीन हो जाए इनको कि वो इतनी डाइल्यूट हो गई है, इतना उसका बुरा हाल हो गया है कि वो शायद 15-20 सीटों से ज़्यादा ना जीत सके और कोई सपोर्ट उसकी नहीं रही, फिर हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई चांस जल्दी होने का नहीं है। तीसरी सूरत जो है वो डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दी है कि वो पहले भी मैंने कहा था दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो अगर पिया डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किसको लेके आना है तो फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे, उसके रिजल्ट भी उसी तरह से होंगे। लेकिन वो बहुत उस पर क्रेडिबिलिटी का बड़ा इशू आएगा कि IMF ने यकीनन ये ज़रूर बात की होगी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से वो यकीनन वही राय रखते हैं जो सब लोगों की यहाँ पे है कि इंतखाबात और मुंतखब हुकूमत के बगैर, अवामी मैंडेट वाली हुकूमत के बगैर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसको अगर जियो पॉलिटिक्स हम डिफ़ाइन करें तो मेरा ख्याल है IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उसमें ये सर फहरिस्त होनी चाहिए, क्योंकि आगे अगर उन्होंने चलना है इस SPA के बाद भी, अगर अगली हमने जो 10वां और 11वां प्रोग्राम करने की हम सोच रहे हैं तो 3 साल के लिए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। तो ये एक उम्मीद की किरण मुझे नज़र आती है कि IMF की कंडीशनैलिटी में ये जो चीज़ अगर है तो फिर हम शायद इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन किस किस्म के होंगे ये बहुत ही एक डेंजरस कह ले के एक चीज़ भी हो सकती है। अगर नॉर्मल हालात में होते हैं, नॉर्मल तरीके से होते हैं, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड पे नॉर्मल तरीके से भी अगर होते हैं तो मेरा ख्याल है उसके रिज़ल्ट काबिल कबूल होंगे। लेकिन उससे हट के अगर कोई काविश या कोशिश की जाएगी तो कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा। आवाम को तो वैसे ही नहीं होना, आवाम की राय से तो चीज़ें होती नहीं यहाँ पे। अगर आवाम की राय से कुछ ना कुछ हो जाए तो फिर कोई उम्मीद की किरण जाग सकती है कि हम कुछ सही सिमत में शायद चल निकलें किसी वक्त जाके आगे, 1-2 साल में। लेकिन ये
जो कुछ भी होगा उसके बाद इकोनॉमिकली जो हमने वो मैंने पहले मेंशन किया, बाकर रज़ा साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, अगर होता भी उन्होंने कहा था बड़ा पेनफुल और प्रोटेक्टेड जो है ना रिकवरी का ये प्रोसीजर होगा और ये कई साल तक चल सकता है। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात से, बहुत तरीके से चलने की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस चीज़ को मद्देनज़र रख के, चीज़ों को देख के, इलेक्शंस के हवाले से बड़ा अपनी सेंसिटिविटी शो करनी चाहिए और इलेक्शन इस किस्म के होने चाहिए कि कम अज़ कम लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ इलेक्शन हुए हैं, काफ़ी बेहतर हुए हैं और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आ गई है। जी